हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और उसमें हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे। उसका हम लोग जितना भी थ्योरी था पढ़ चुके थे। आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो यह विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? तो मुख्य पदार्थ है रक्त। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे डैश कहते हैं, तब इसे शुद्ध रक्त कहते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त के संबंध में गलत है? यह एक द्रव संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सही है। इसका पीएच 7.4 होता है। इसकी उत्पत्ति मध्यजन स्तर में होता है, यानी कि मीजोडर्म में होता है। और चौथा लिखा है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है, तो बिल्कुल नहीं। इसका पीएच 7.4 होता है। इसका मतलब यह क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का होता है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, हीमेटोलॉजी। तो इसमें देखिए फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी और हिस्टोलॉजी लिखा होता है, ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। निम्न में से कौन रक्त का घटक है? चलिए देखते हैं। प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, पट्टी कानू यानी कि प्लेटलेट्स की बात कर रहा है। तो यह चारों जो है वह रुधिर मतलब कि रक्त का ही भाग है। प्लाज्मा भी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो प्लाज्मा की मात्रा जो है जब हम लोग पढ़े थे तो यह 55 से 60 था। ठीक है, तो यहाँ 55 दिया हुआ ऑप्शन, तो 55% हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो जल का प्रतिशत अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह 90 से 92 हो जाएगा। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो रुधिर के प्लाज्मा का रंग हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा डैश प्रकृति की होती है। तो ब्लड अगर क्षारीय है यानी 7.4 है, तो प्लाज्मा कैसा होगा? क्षारीय ही होगा। रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सत्य है? तो इसमें सत्य हो जाएगा जल जो है 90 से 92% होता है। प्रोटीन तो यह सब कम परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजन और इनमें से सभी, डी नंबर। तो यह तीनों सही हो जाएगा। प्लाज्मा में 4 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन है, जिसमें से फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है, एल्बुमिन का काम होता है कि ब्लड और सेल्स के बीच में पानी के संतुलन को बनाए रखे। ठीक है, कि सेल्स में बहुत ज़्यादा पानी भर ना जाए, तो उसके संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, डैश की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होता है। तो यह कौन सा हो जाएगा? फाइब्रोनेजन हो जाएगा। एक फाइब्रोनेजन होता है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन होता है। ठीक है, निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग परासारणी संतुलन के लिए होता है? तो परासारणी संतुलन के लिए देखिए एल्बुमिन होता है। परासारणी ऑस्मोटिक बैलेंस की बात कर रहा है। ऑस्मोसिस आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है। तो एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक यानी कि परासारणी संतुलन को बनाए रखना। या जितना भी सेल्स में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ब्लड में ले आता है, और अगर ब्लड में मतलब कि सेल्स में कम पानी हो तो ब्लड से सेल में देता है। तो यह दोनों में संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक है, प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त थक्का बनाने से रोकता है? तो रक्त थक्का बनाने से रोकता है, तो यह हिपेरिन हो जाएगा। ठीक है, हिपेरिन जो है वह रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। बाकी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब ब्लड बाहर आ जाएगा तो फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन का काम है कि रक्त का थक्का बनाए, लेकिन अगर ब्लड जो है शरीर के अंदर है तो हिपेरिन का काम होता है कि ब्लड क्लॉटिंग शरीर के अंदर नहीं हो। ठीक है, प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन असत्य है? यह यकृत में बनता है, या प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है, या स्टेरॉयड हार्मोन के बनने में सहायक है, या अग्नाशय में बनता है।
तो देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है वह असत्य है। इसमें क्या पूछा गया है, असत्य कौन सा है, तो डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वह असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह यकृत में बनता है, प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती भी प्रदान करता है, यह स्टेरॉयड हार्मोन बनाने में सहायक है। हालांकि सी नंबर ऑप्शन के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि यह अग्नाशय में नहीं बनता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वह गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। थोड़ा मतलब एक चारों ऑप्शन पढ़िए, ताकि एक आध अगर नहीं भी आता हो तो आप समझ सकें कौन सा गलत है। रुधिर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी है, तो रुधिर में आरबीसी की मात्रा कितनी है, तो 44%। ठीक है, 44%। देखिए रुधिर में क्या है, प्लाज्मा कितना है, प्लाज्मा है 60%, 60% नहीं बोलेंगे तो 55% बोलेंगे। ठीक है, 55, और बाकी जो कनिका है वह कितना है, 45 है, जिसमें से 44% जो है मतलब कि जिसमें से नहीं मतलब कि 44% तो रेड ब्लड से लिए हैं। ठीक है, 1% में बाकी सब चीज़ आता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीसी के संदर्भ में कौन असत्य है, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन असत्य है, इसे ल्यूकोसाइट नहीं कहा जाता है, इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। बाकी सब सही है, 120 दिन तक इसका जीवन काल रहता है। एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में। आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, मानव शरीर का ब्लड बैंक होता है प्लीहा। ठीक है, या आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो यह भ्रूणीय अवस्था में पूछ रहा है, तो यकृत में होता है यानी लिवर में होता है। ठीक है, या प्लीहा में भी होता है। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में यकृत और प्लीहा में होता है। तो सी मतलब ए और सी दोनों होगा सही, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका संख्या में बढ़ने लगती है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जब ऊंचाई में जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम मिलने लगता है, तो तुरंत से एक हमारे शरीर में किडनी में एक हार्मोन निकलता है किडनी से, एरिथ्रोप्रोटीन जिसको कहते हैं, तो वह शरीर को बताता है बोन मैरो को कि और रेड ब्लड सेल बनाओ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ बहुत कम है। ठीक है, आरबीसी में होगा क्या होगा, केवल वसीय श्वसन, केवल अवायवीय श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया, त्वचीय श्वसन। तो केवल अवायवीय श्वसन होगा, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन नहीं हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिक अंग। तो ए नंबर इसमें सही होगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, बाकी सभी उसी तरह मिलता जुलता दिया है, लेकिन याद रखिएगा एरिथ्रोपोएसिस। असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है, पोलेसाइथीमिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस। तो ल्यूको तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसमें भी सही होगा, पोलेसाइथीमिया, पोलेसाइथीमिया यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, 120 दिन के बाद आरबीसी को डैश निगल जाता है, फेगोसाइट्स, विषाणु, जीवाणु या कवक, कौन निगल जाता है। तो अगर आप लोग थ्योरी को ठीक से पढ़े होंगे तो हम आपको बताया था कि यह फेगोसाइट्स एक तरीका होता है जिससे ख़राब चीज़ों को, या जो भी ब्लड में ख़राब चीज़ें हैं, चाहे वह मृत चीज़ आरबीसी भी, तो उसको क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, खा जाया जाता है। ठीक है, फाइगोसाइट्स इसको कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फाइगोसाइट्स जो होता है उसको निगल जाता है। फाइगोसाइट्स का मतलब अमीबा के जैसे उसका आकार होता है, वह उसको पकड़ के खा जाता है। चलिए, डैश के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊंट और लामा। ठीक है, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हमारे शरीर में केंद्रक और हमारे शरीर में जो
आरबीसी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ऊँट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? तो ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। डब्ल्यूबीसी से संबंधित कौन गलत है? उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, बिल्कुल नहीं, आरबीसी का होता है, बाकी सब तो सही होगा ही। इसका जीवन काल 3-4 दिन का होता है, और इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, वर्णक मतलब कोई रंग नहीं पाया जाता है। इनमें केंद्रक होते हैं, तो बिल्कुल इनमें केंद्रक भी होते हैं, कोई रंग नहीं पाया जाता, 3-4 दिन जिंदा रहता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़े भी थे। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका द्रव्य में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो शायद इसके बारे में हम लोग थ्योरी क्लास में नहीं पढ़े थे, तो एक काम करते हैं कि इसको हम अलग जगह पर नोट किए हैं, उसको एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं दो प्रकार के होते हैं और उनका अंतर देख लीजिए। डब्ल्यूबीसी पहला व्हाइट ब्लड सेल के 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किए गए। पहला है कणिकामय और दूसरा है अकणिकामय, ठीक है। पहला है ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा एग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। कणिकामय डब्ल्यूबीसी ग्रैन्युलोसाइट्स, इनकी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? छोटा छोटा कण होता है, ठीक है, और ये कण एंजाइम से भरपूर होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। पहला देखिए, कणिका में डब्ल्यूबीसी के प्रकार तीन जो होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल, यह 3 जो है यह कणिका में है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल में देखिए सबसे अधिक संख्या में होती है, शरीर में बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने का मुख्य काम करती है, फाइगोसाइटोसिस द्वारा हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निगल लेती है, इसी के द्वारा आरबीसी को भी निगला जाता है। उसके बाद आता है बेसोफिल, यह सबसे कम संख्या में पाया जाता है, एलर्जी और सूजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हिस्टामिन नामक पदार्थ छोड़ते हैं और एलर्जी प्रतिक्रिया में मदद करता है। उसके बाद आता है एसिनोफिल, परजीवी और एलर्जी में लड़ने में मदद करता है, शरीर में एलर्जी रिएक्शन को नियंत्रित करने का काम करते हैं, अस्थमा और अन्य एलर्जी रोगों से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यह 3 जो था, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिनोफिल, ठीक है, यह क्या था? कणिका में था, ठीक ना, इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। बाकी देख लीजिए अकणिका में, ठीक है। अकणिका में क्या है? यह साइटोप्लाज्म, इनके साइटोप्लाज्म में कोई दानेदार ग्रैनुअल संरचना नहीं होती है, ये संक्रमण से लड़ने और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। पहला देखिए लिम्फोसाइट, ठीक है, पहला क्या है? लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ये बी जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, संक्रमित कोशिका, और टी जो है संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। उसके बाद आता है मोनोसाइट, ठीक है, शरीर के सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने में मदद करते हैं, माइक्रोफेज में बदलकर शरीर के क्लीनर की तरह काम करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जिसमें भी फिल वर्ड आएगा, ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, ठीक है, यह सब क्या हो जाएगा? कणिका में हो जाएगा, ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी का। और जिसमें भी अकणिका में कौन कौन सा होगा? जिसमें साइट लगा होगा, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है। तो यह दोनों जो हो गया साइट वाला वह अकणिका में हो गया, और जो फिल वाला था वह कणिका में हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पे। तो देखिए, कोशिका में कण के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक में कणिका होता है और एक में नहीं होता, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन कणिका में डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है? तो हम जितना भी फील वाला था वह क्या था? कणिका में था, और जो फील वाला नहीं था, साइट वाला था, वो अकणिका में था। तो इसमें पूछ रहा है कौन कणिका में डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है? तो लिम्फोसाइट जो होगा वह कणिका में डब्ल्यूबीसी का प्रकार नहीं है। डैश को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को। निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो यह प्लेटलेट्स है, ठीक है। उसके बाद डैश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? डब्ल्यूबीसी।
मनुष्य में रक्त समूह ए, बी और ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया। ठीक है। WBC के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, को क्या कहते हैं? तो इसे एंटीजन कहते हैं। ठीक है। इसे कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या कहा था? एंटीजन। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन ए और बी दोनों होगा, साथ ही कोई एंटीबॉडी नहीं होगा? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, तो यह ए बी होगा। ठीक है। सी नंबर जो होगा, ए और बी दोनों होगा एंटीजन के नाम पे, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। डैश को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहते हैं। तो ग्रहणकर्ता किसको कहते हैं? ए और बी को, सॉरी ए बी को, मतलब ए और बी नहीं, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहते हैं। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा? तो ओ जो है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी दोनों होगा। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं? दानकर्ता कहते हैं ओ को। ठीक है। रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया से सामान्यतः किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? पीलिया और एनीमिया, गठिया और साइनस, इन्फ्लुएंजा और सिफिलिस, एड्स और कैंसर। क्या पूछ रहा है? रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया से सामान्यतः किस तरह की समस्या उत्पन्न होगी? तो यह पीलिया और एनीमिया है। ठीक है। RH तत्व और या RH एंटीजन की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, यानी कि हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसमें की गई थी? तो रिसस बंदर, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। निम्न में से किस रक्त समूह में RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित है? RH एंटीजन उपस्थित है तो बी पॉजिटिव में। ठीक है। बी पॉजिटिव में RH एंटीजन उपस्थित है, जिसमें पॉजिटिव रहता है उसमें उपस्थित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक दानकर्ता और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता समूह है? तो ए बी जो है, ए बी जो है सबका ले सकता है, और ए बी पॉजिटिव यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, और ओ जो है सब ओ नेगेटिव जो है वह सबको दे सकता है। ठीक है। अच्छा, दानकर्ता और प्राप्तकर्ता पूछ रहा है तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सी नंबर, ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव। ठीक है। उल्टा हम लगा दिए थे, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? तो कैल्शियम। ठीक है। निम्न में से कौन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंदन है? हमारे शरीर के अंदर जमने से रोकने वाला, तो हिपेरिन है। ठीक है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है? तो के, विटामिन के। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या कह रहा है? रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हीरुडीन, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, यह तीनों मिलाया जाता है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ठीक है। तो उसमें हीरुडीन, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसको एक बारी रिवाइज कर लिया जाए। ठीक है। और चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिर देखिए, मनुष्यों में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रुधिर परिसंचरण तंत्र की मुख्य संवहनी पदार्थ है रक्त। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है यानी अधिक होती है तो शुद्ध रक्त कहलाता है। रक्त के संबंध में कौन सा गलत है? तो यह अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है। रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी। निम्न में से कौन सा रक्त का घटक है? तो इनमें से चारों हो जाएगा रक्त का घटक। रुधिर में प्लाज्मा कितनी मात्रा में रहता है? तो 55%। और प्लाज्मा में जल कितना रहता है? 90 to 92%। ठीक है। प्लाज्मा किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का। प्लाज्मा क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सत्य है? तो जल 90 to 92% हो जाएगा। प्लाज्मा के मुख्य रूप में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है। तीनों के अलावा और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। तो एक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनेजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। डैश प्रोटीन की आवश्यकता
रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है तो फाइब्रोनिजन होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उपयोग प्रसारणी संतुलन के लिए किया जाता है तो यह एल्बुमिन है। ठीक है, प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ जो में रक्त थक्का बनाने के लिए रोकता है, हिपेरिन हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के संबंध में कौन असत्य है तो यह अग्नाशय में नहीं बनता है, यह यकृत में बनता है। प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है, स्टेरॉयड हार्मोन के बनने में सहायक है। तो डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। रुधिर में आरबीसी की मात्रा 44%। आरबीसी के संबंध में कौन असत्य है तो इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, बिल्कुल नहीं। आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो यह यकृत और प्लीहा में होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है तो यह रेड ब्लड सेल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऊंची जगहों पर ऊंचाई वाले स्थान पर जाने के बाद शरीर में क्या होता है, रेड ब्लड सेल की संख्या बढ़ने लगेगी। आरबीसी में होगा अवायवीय श्वसन, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोएसिस, ए नंबर ऑप्शन। सामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है तो यह हो जाएगा पोलेसाइथीमिया। 120 दिन बाद आरबीसी को डैश निगल जाता है। 120 दिन बाद आरबीसी को डैश निगल जाता है तो फेगोसाइट्स निगल जाता है। ठीक है, डैश के आरबीसी के केंद्र में ऊंट के आरबीसी में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी के संबंध में कौन गलत है तो इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है या इसका जीवन काल जो 120 दिन का नहीं होता, 3 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं और कण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कणिका में नहीं है तो लिम्फोसाइट नहीं है। ठीक है, डैश को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं तो प्लेटलेट्स को कहते हैं। निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स। ठीक है, डैश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी। मनुष्य में रक्त समूह ए बी ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरबीसी के सतह पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसे एंटीजन कहते हैं। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन ए और बी दोनों होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा तो यह एंटीजन ए और बी दोनों होगा तो यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, डैश को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहते हैं, ए बी को कहते हैं। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा तो ओ हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं तो ओ को कहते हैं। रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी की अभिक्रिया सामान्यतः किस तरह की समस्या उत्पन्न करती है तो यह पीलिया और एनीमिया। ठीक है, RH तत्व RH तत्व या RH एंटीजन की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसमें की गई थी तो रिसस बंदर में। निम्न में से किस रक्त समूह में RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित है, RH तत्व या RH एंटीजन उपस्थित है किसमें तो इसमें बी पॉजिटिव में। ठीक है, निम्न में से कौन सार्वभौमिक दान करता या सार्वभौमिक प्राप्त करता रक्त समूह है तो यह सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा खनिज सहायक है, कैल्शियम। निम्न में से कौन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंदन है तो यह तीनों हो जाएगा, तीनों नहीं, हिपेरिन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक है तो के हो जाएगा। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो उसमें हीरोडीन, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट सब मिलाया जाता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ भी लिए और उसका रिवीजन भी कर लिए। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।